आज के इस लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 370 पे, जिसका संबंध है स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दैट मीन्स कि जम्मू कश्मीर राज्य को जो विशेष दर्जा मिला है उसके संबंध में ही है प्रावधान आर्टिकल 370। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों लेक्चर पे आने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 370 का जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में है। जब हम लोग संविधान को देखते हैं, भारतीय संविधान को, दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 395 आर्टिकल था और अब जो है 440 से भी अधिक हो गया आर्टिकल। ठीक है, और आज के डेट में जो संविधान में जो टोटल पार्ट है वो है पार्ट 22, टोटल 22 पार्ट है और शेड्यूल 12 है। तो जो पार्ट 21 है उसका संबंध है आर्टिकल 369 से 393 और 369 से 393 में अन्य राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। उसमें से ही एक आर्टिकल 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है पार्ट 21 से वो हो जाता है आर्टिकल 370, क्योंकि इसको लेके हालिया दिनों में भी बहुत सारा ज्यादा चर्चा हुआ है कि सवाल बार बार ये उठ जाता है कि आर्टिकल 370 को हटा देना चाहिए ताकि अन्य राज्यों की तरह जम्मू और कश्मीर का जो राज्य है वो भी सामान्य रूप से संचालित हो सके। ठीक है, और संविधान के अनुसार संचालित हो सके जैसे कि अन्य राज्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या प्रावधान है आर्टिकल 370 से रिलेटेड। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले है कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बात हम लोग करते हैं कि आखिर जो आर्टिकल 370 है जो संविधान में सम्मिलित हो गया वो कैसे हुआ, इसके पीछे का क्या इतिहास है। तो देखिए, जब भारत आजाद हुआ था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हम लोग, जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस वक्त आजाद होने से पहले भारत बहुत सारे प्रांतों में, दैट मीन्स की प्रोविंस में बटा हुआ था। तो इन सभी प्रोविंसेस को एकत्रित करने हेतु जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ था किनके द्वारा हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। लेकिन उसमें से एक जो प्रांत था जम्मू एंड कश्मीर का, उन्होंने कहा, वहां के जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने कहा कि नहीं, जम्मू कश्मीर जो उस वक्त का प्रांत था वो एक स्वतंत्र रहेगा और वो ना तो पाकिस्तान में सम्मिलित होगा ना ही भारत में। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बनाया। ठीक है, ताकि वो ना तो पाकिस्तान में मिल सके ना ही भारत में, वो स्वतंत्र हो सके, स्वतंत्र रह सके। ठीक है, लेकिन उनका जो ये सपना था कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे, वो सपना फीका पड़ने लगा, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में, राज्य को एडमिनिस्ट्रेट करने में बहुत ज्यादा तकलीफों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब क्या वजह था, देखिए, सबसे पहला वजह था पूंछ रिवॉल्ट हुआ उनके खिलाफ। ठीक है, और दूसरा था जो ट्राइबल इन्वेशन हो गया था। ठीक है, और जो ट्राइबल इन्वेशन हुआ था वो कब हुआ था, 20 अक्टूबर 1947 में। ये दोनों जो रिवॉल्ट हुआ, ये जो दोनों इवेंट था, ये तोड़ के रख दिया राजा हरि सिंह के सपने को जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में जो उन्होंने देखा था एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। ठीक है, हुआ क्या इसमें कि जो ट्राइबल इन्वेशन हुआ, इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान आर्मी और जो लोग थे कुछ कट्टरपंथी, उनके साथ मिलके श्रीनगर के जो फ्रंटियर एरिया था उस पर कब्जा किया जाने लगा पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, और ये जिसका यह मतलब हुआ कि एक्सटर्नल एग्रेशन से जूझा उस वक्त हरि सिंह। ठीक है, और दूसरा जो पूंछ रिवॉल्ट हुआ था, पूंछ रिवॉल्ट, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के संबंध में था। ठीक है, आंतरिक हालात भी जम्मू कश्मीर राज्य की सही नहीं थी। ठीक है, तो ये दोनों जो इवेंट हुआ, ये राजा हरि सिंह के सपने को तोड़ के मरोड़ दिया। क्लियर। अब हुआ कि ऐसे परिस्थिति में राजा हरि सिंह के जान को भी खतरा बन गया। तो ऐसे सिचुएशन में राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को अपना इमरजेंसी मिनिस्टर नियुक्त किया और श्रीनगर से वो जम्मू कश्मीर आ गए। ठीक है, तो उस हालात में उनके पास कोई चारा नहीं बचा और उनके जो देन इमरजेंसी मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने बोला कि अगर आपको बचना है और श्रीनगर, दैट मीन जम्मू कश्मीर को बचाना है पाकिस्तान के आक्रमण से और ट्राइबल इन्वेशन से, तो आपको भारत में सम्मिलित होना होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक वो भारत में सम्मिलित नहीं होंगे तब तक भारत कोई मदद, मिलिट्री हेल्प नहीं कर सकता था। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ
कि ऐसे हालात में जब हरि सिंह के पास कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे, दैट मीन्स उस वक्त के जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, उनको ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भेज दिया, ठीक है। और लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने भी इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों यहां एक पॉइंट रुक जाइए, देखिए आप एक बात को यहां नोट कीजिए कि कोई भी भारत से अलग का कोई एरिया है और उसको भारत में सम्मिलित होना है तो उसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट को साइन करना आवश्यक होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर कोई एरिया भारत का हिस्सा नहीं है और उसको भारत का हिस्सा बनना है तो इसके लिए दो दस्तावेजों पे साइन होना आवश्यक होता है। पहला होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर, ठीक है। लेकिन राजा हरि सिंह ने सिर्फ एक दस्तावेज ही भेजा था साइन करके, वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। और जिसको उस वक्त के गवर्नर जनरल दैट मीन्स लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन भारत उस पर दस्तखत करेगा इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, तो हुआ क्या कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन तभी होगा जब जनमत संग्रह होगा जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के लोग इस बात से सहमत होंगे तो ही भारत इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करेगा। क्लियर? तो वहां पे जनमत संग्रह हुआ, दैट इलेक्शन हुआ और इस बात के लिए उन लोगों को दैट मीन्स जम्मू कश्मीर के लोग सहमत हो गए, ठीक है। तो वहां का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है रिजोल्यूशन पास किया कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो इस बात से सहमत है, तब जाके भारत भी इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया। और जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ तो जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो भारत का एक अभिन्न अंग दैट मीन्स इंटीग्रल पार्ट हो गया। तो जम्मू कश्मीर राज्य जो है भारत का इंटीग्रल पार्ट है, इसके लीगलिटी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन किसी भी अन्य एरिया को, अन्य राज्य को भारत में सम्मिलित करने के लिए जैसा कि बताएं, दो दस्तावेज पे साइन होना आवश्यक है। पहला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर। लेकिन यहाँ एक ही दस्तावेज साइन हुआ दोनों के बीच में, दैट मीन्स इंडिया और जम्मू कश्मीर के बीच में एक ही इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। तो यहां मेमोरेंडम पास हुआ। तो जो ज्योग्राफिकल एरिया है जम्मू कश्मीर राज्य का और वहां का जो सिचुएशन है, ठीक है, वहां के जो पॉपुलेशन उसको देखते हुए हरि सिंह का यह मांग था कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको एक विशेष दैट मीन स्पेशल स्टेटस दिया जाए अन्य राज्यों के तुलना में, ठीक है। तो इस बात में सहमति बना इंडिया में और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इसके लिए कि जम्मू कश्मीर राज्य को स्पेशल दर्जा दिया जा सके, इसके लिए संविधान में एक आर्टिकल होना आवश्यक था जिसके तहत यह प्रावधान हो। तो इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, दैट मीन्स कि आर्टिकल 370 बने, इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी गठित हुई, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 370 को बनाने के संबंध में सबसे पहले प्रपोजल गया, दैट मीन्स कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो गठित हुआ था उसके चेयरमैन के रूप में सबसे पहले प्रपोजल गया था भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने क्या किया, इस बात से मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद मिस्टर एंगर को गया ये प्रपोजल और मिस्टर एंगर जो थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और ये कमेटी आर्टिकल 370 को फॉर्मुलेट करी, ठीक है। और इस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को उस वक्त से विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, ठीक है, अन्य राज्य की तुलना में भारत का। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 370 क्या कहता है, देखिए, और कैसे अन्य राज्यों से जम्मू कश्मीर राज्य को अलग कर देता है। तो आर्टिकल 370 में जो प्रावधान है वो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहला कि जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान होगा, ठीक है। और उस राज्य का संचालन जम्मू कश्मीर राज्य का संचालन उनके संविधान के अनुसार होगा। बाकी बचे राज्य का जो संचालन होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो भारत के संविधान के अनुसार होगा। एक पॉइंट और नोट कीजिए यहाँ पे कि जो भारत के अन्य राज्यों में इंडियन पैनल कोड लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का अपना पैनल कोड है जिसको हम लोग रणवीर पैनल कोड कहते हैं, ठीक है, रणवीर पैनल कोड कहते हैं। दूसरा देखिए क्या कहता है प्रावधान आर्टिकल 370 का कि जो पार्लियामेंट का जो पावर है टू लेजिस्लेट, कानून बनाने का, वह पावर पे जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया गया, ठीक है। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के उन्हीं सब्जेक्ट पे, मैटर पे लेजिस्लेट कर सकती है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में जिसको लेके जम्मू कश्मीर राज्य का सरकार से सहमति प्राप्त हुआ होगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन
एक पॉइंट नोट कीजिए कि ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान का कोई भी प्रावधान अप्लाई नहीं होता, ऐसा नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर, ठीक है। ये दो आर्टिकल जो अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये कहता है आर्टिकल 370 हमें, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग हुआ, आर्टिकल 370 क्या कहता है ये हम लोग समझे। अब देखिए यहां से जो एक रिवॉल्यूशन हुआ वो क्या था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य को लेके या जम्मू कश्मीर राज्य के संचालन को लेके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और यहां से एक रिवॉल्यूशन हुआ। अब कैसे हुआ देखिए, सबसे पहला जो केस था वो था मोहम्मद मकबूल दम्मू वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा था पूरनलाल लखनपाल वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया वो काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो क्या था कि संविधान का कोई भी पार्ट जो है, कोई भी प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर राज्य पे अप्लाई होगा अगर इस संबंध में प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर करती है तो। लेकिन प्रेसिडेंट जो भी ऑर्डर पारित करेगी कि संविधान का कोई भी पार्ट या कोई प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य पे अप्लाई हो तो वो सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन होगा, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन होगा, क्लियर। तो यही था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किस केस में, मोहम्मद मकबूल दमनू वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, और दूसरा था पूरनलाल लखनपाल वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केस में। और जो दूसरा जजमेंट था वो था संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। क्या था केस, संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इस केस में क्या कहा गया कि जो भी ऑर्डर पास होगा प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के एप्लीकेबिलिटी को लेके, या फिर यूं कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रावधान की एप्लीकेबिलिटी को लेके इन रिस्पेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो उस ऑर्डर को अमेंड किया जा सकता है सब्सिक्वेंटली। यही कहा गया था इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। केस क्या था, संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि अब जो है जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन कौन सा प्रावधान है जो अप्लाई होता है। तो सबसे पहला कि जो भी प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है सिटीजनशिप को लेकर, दैट मीन्स पार्ट 2 में वो प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में अप्लाई होता है, ठीक है। दूसरा जो इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर राज्य में अप्लाई होता है। दैट मीन्स अगर जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर अगर कोई चुनाव होता है तो भारत का ही चुनाव आयोग चुनाव को गठित करता है, उसको आगे बढ़ाता है या उसको करता है, ठीक है, रेगुलेट, क्लियर। जो सेंट्रल का जो पावर है, अब यहां प्रेसिडेंट ऑर्डर कर रही है इस संबंध में, तब जाके जो संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है। और ये यहां से स्टार्ट हुआ इस केस से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, क्लियर। तो तीसरा जो है जो अप्लाई होगा और अप्लाई हो रहा है क्योंकि संबंध में प्रेसिडेंट ने ऑर्डर करा है। अब देखिए क्या है तीसरा पॉइंट कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का या सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो अन्य राज्यों के तुलना में या अन्य राज्यों के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य पे भी एक्सटेंड करेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर को, वो एग्जीक्यूटिव पावर अब जम्मू कश्मीर राज्य पे भी अप्लाई होगा, क्लियर। अब यहाँ चौथा जो है कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो हाईकोर्ट को यह पावर है, जैसे कि अन्य राज्य को हाईकोर्ट को पावर है कि वो रिट इशू कर सकती है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है उनका जो हाईकोर्ट है वो भी रिट इशू करेगा। लेकिन एक यहाँ पे बदलाव क्या किया गया है कि अन्य पर्पस के लिए रिट इशू नहीं कर सकता जम्मू कश्मीर के राज्य के जो हाईकोर्ट होंगे, वो अन्य पर्पस के लिए रिट इशू नहीं कर सकती है, क्लियर। ये था चौथा पॉइंट। अब ये जो पांचवा पॉइंट है क्या कहता है, जो अप्लाई होता है अब जम्मू कश्मीर राज्य पे, ठीक है, क्योंकि इस संबंध में प्रेसिडेंट ने ऑर्डर करा है, ठीक है। तो जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है कि जो इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन है, दैट मीन्स आर्टिकल जो 352 है और 356 है वो अप्लाई होगा जम्मू कश्मीर राज्य पे, ठीक है। और लेकिन जब हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात करते हैं, दैट मीन्स आर्टिकल 360 का बात करते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर राज्य पे अप्लाई नहीं होता है, क्लियर। तो ऐसे कुछ प्रावधान हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य पे अब लागू होने लगे हैं, ठीक है। लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करता था।
ये यहां से रिवॉल्यूशन हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से, और प्रेसिडेंट इस संबंध में जब से निर्देश दिया। क्लियर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस बात को लेके हमेशा से चर्चा होता है कि जम्मू कश्मीर राज्य को जो स्पेशल स्टेटस मिला है, विशेष दर्जा मिला आर्टिकल 370 के तहत, उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, हटा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी सिचुएशन, जो भी हालात है अभी जम्मू कश्मीर में, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि क्या आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता है। अगर हटाया जा सकता है तो कैसे हटाया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मानिए बाय नोटिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 370 को हटा सकती है बाय नोटिफिकेशन। लेकिन अब जो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी टू एबॉलिश आर्टिकल 370, उनको सबसे पहले वहां के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनका सहमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट चाहें तो वो हटा दिए, ऐसा नहीं है। तो यहां पे इस पॉइंट को देखिए, जो कंडीशन इंपोज कर रहा है कि प्रेसिडेंट हटाने से पहले आर्टिकल 370 को वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सहमति प्राप्त करना आवश्यक है, या सहमति लेना आवश्यक है प्रेसिडेंट को 370 आर्टिकल को हटाने को लेके। तो यही बहुत बड़ा डिफिकल्ट कारण बन जाता है कि आर्टिकल 370 हटेगा नहीं। ठीक है, हटना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसा असंभव है कि वहां के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट मीन जम्मू कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस बात के लिए सहमति दे। ठीक है, बहुत ही रेयर है और बहुत ही डिफिकल्ट है, और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। क्लियर। तो हम लोग का पॉइंट है कि हटाया जाएगा तो कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हटाएगी तो उनको नोटिफिकेशन जारी करना होगा, और नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उनको कंसेंट लेना आवश्यक है जम्मू कश्मीर राज्य के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए हट भी गया तो क्या होगा। यहां पे इस पॉइंट पे आने से पहले दोस्तों ये समझ लीजिए, जब हम लोग जम्मू कश्मीर राज्य का, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है भारत का अभिन्न अंग है, तो ये बात कहां कहा गया है। ठीक है, किस प्रावधान के तहत, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो अंतिम पॉइंट पे आने से पहले आप ये समझिए कि जैसा कि पहले हम लोग बताएं कि जम्मू कश्मीर राज्य का संचालन उनके संविधान के अनुसार होता है। तो जो जम्मू कश्मीर राज्य का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेक्शन 3 कहता है कि भारत जो है इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। ठीक है, क्लियर। सेक्शन 3 ऑफ दी जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सेक्शन 3, कि भारत का इंटीग्रल, दैट मीन्स अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर। ठीक है, और यही जो है इंटरनेशनल लेवल पे भारत का जो पकड़ है जम्मू कश्मीर राज्य को लेके वो मजबूत बनाता है। ठीक है, अगर मानिए सबसे, अब आइए यहां पे, फिर यहां रुक जाइए थोड़ा सा, कि यहां पे आने से पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ये समझिए कि जो लोकसभा है अन्य राज्यों के तहत जम्मू कश्मीर से भी 6 प्रतिनिधि लोकसभा में हैं। क्लियर। तो अब आइए यहां पे इंपॉर्टेंट है, अब मानिए कि अगर ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट हटा देती है आर्टिकल 370 को, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहला प्रभाव कि अगर मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे बात उठा, ठीक है, तो जो भारत का जो पक्ष है जम्मू कश्मीर को लेके वो बहुत ही कमजोर हो जाएगा। ठीक है, और कोई कानूनी ग्राउंड नहीं बन पाएगा इंडिया के पास इस बात को कहने का कि भारत का जो है जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है। ठीक है, अगर ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाता है तो इंडिया का पोजीशन जो है कमजोर हो सकता है। तो इसलिए भी आर्टिकल 370 को हटाना सही नहीं होगा मेरे दृष्टिकोण से। ठीक है, क्योंकि अगर ये हटा तो इंडिया का जो पोजीशन है, जो स्टैंड है अभी जम्मू कश्मीर राज्य को लेके, ठीक है, कानूनी रूप से वो डगमगा सकता है। ठीक है, और इस बात का जो फायदा है पाकिस्तान उठा सकती है। ठीक है, तो आखिर क्या किया जाए जो हालात हैं जो जम्मू कश्मीर में वो बदल सके और जम्मू कश्मीर जो है अन्य राज्यों की तरह वो भी ट्रीट हो सके। तो इसके लिए यही मेरे दृष्टिकोण में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में यही उचित होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो धीरे धीरे संविधान का टाइम बाय टाइम, ठीक है, वो क्या हो कि प्रेसिडेंट जो है संविधान का हर प्रावधान जो है धीरे धीरे वो जम्मू कश्मीर राज्य पे भी अप्लाई करने के संबंध में ऑर्डर पास करे, जैसे कि वो अन्य राज्यों की तुलना में करती है। क्लियर। तो अब हम लोग आते हैं आज के कंक्लूजन पे। ठीक है, तो हम लोग कंक्लूड करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज का जो ये लेक्चर था क्या था,
जम्मू कश्मीर राज्य को जो विशेष दर्जा मिला है उसके संबंध में था। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग आज इस लेक्चर में क्या डिस्कस किए, आर्टिकल 370 डिस्कस किए। और सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा कि इसका जो प्रावधान है और ये बातें, ये जो प्रोविजन आर्टिकल 370 किस पार्ट में है, इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हो रहा है। और अगर मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आर्टिकल 370 संविधान से हट जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर हटाया जाएगा तो कैसे हटाया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी बातें हम लोगों ने आज डिस्कस करा आर्टिकल 370 को लेके। तो दोस्तों आज आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।